नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के मानचित्र पर कोई ऐसा देश है जहां चुनाव तो होते हों पर सत्ता कभी नहीं बदलती? यह दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश है। यहाँ लोकतंत्र का ढांचा तो है, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा नहीं है। दुनिया के मानचित्र पर मौजूद यह देश और उसकी राजनीतिक तथा सामाजिक संरचना आज भी रहस्य बनी हुई है। भारत समेत तमाम देश अपने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लाख जतन करते रहे, पर 70-75% मतदान के आंकड़े से आगे आज तक नहीं निकल पाए। पर इस देश में हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में एक बार फिर 100% मतदान हुआ। लगभग सर्वसम्मत समर्थन के आंकड़े सामने आ गए, जो इस देश की चुनावी प्रणाली को बाकी दुनिया से अलग खड़ा करते हैं। ऐसे में यहाँ की चुनाव प्रणाली को समझने की जरूरत और जिज्ञासा आमतौर पर सभी लोगों में होती है। यह देश है उत्तर कोरिया। आमतौर पर कहा जाता है कि उत्तर कोरिया में चुनाव का ढांचा मौजूद है, लेकिन उसका उद्देश्य सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सत्ता की वैधता को दिखाना है। यहां लगभग हर निर्वाचन क्षेत्र में एक ही उम्मीदवार होता है, जिसे सत्तारूढ़ पार्टी पहले से चुनती है। मतदाता के पास वास्तविक रूप में केवल दो ही विकल्प होता है। वह या तो हां कह सकता है या सैद्धांतिक रूप से नहीं। लेकिन यह भी हकीकत है कि नहीं कहना सामाजिक और राजनीतिक जोखिम से भरा होता है। इस प्रणाली में चुनाव का मतलब है जनता द्वारा नेतृत्व के प्रति सार्वजनिक समर्थन का प्रदर्शन। इसलिए यहां 99% से अधिक मतदान और लगभग 100% समर्थन जैसे परिणाम सामान्य माने जाते हैं। उत्तर कोरिया में वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया पूरे राजनीतिक तंत्र को नियंत्रित करती है। इसके अलावा कागज पर दो और छोटी पार्टियां भी हैं। इनमें एक पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया, दूसरी है चोंडोइस्ट चोंगू पार्टी। लेकिन ये सभी दल मिलकर एक गठबंधन के तहत काम करते हैं। इस गठबंधन को डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द रीयूनिफिकेशन ऑफ कोरिया कहते हैं। इन सभी दलों की स्वतंत्र भूमिका नहीं होती। असली नियंत्रण वर्कर्स पार्टी और किम नेतृत्व के पास ही रहता है। यहां भारत की तरह चुनाव चिन्ह की प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, क्योंकि एक सीट पर आमतौर पर एक ही उम्मीदवार होता है। अलग अलग पार्टियों के बीच खुला मुकाबला नहीं होता। मतपत्र पर केवल उम्मीदवार का नाम और उसकी स्वीकृति, यस या नो का विकल्प होता है। वोट देने के लिए यहां कानूनी रूप से अनिवार्य शब्द कम इस्तेमाल होता है, लेकिन व्यवहार में वोट देना लगभग अनिवार्य सा माना जाता है। यदि कोई वोट देने नहीं जाता है तो उसकी प्रशासनिक जांच हो सकती है। इसे राज्य के प्रति निष्ठा से जोड़ा जाता है। इसलिए लोग स्वेच्छा से कम और सामाजिक तथा राजनीतिक दबाव में अधिक वोट करते हैं। उत्तर कोरिया में मतदान की प्रक्रिया बहुत अलग होती है। यहाँ ईवीएम का प्रयोग नहीं होता। मतदान पेपर बैलेट से होता है। मतपत्र पर उम्मीदवार का नाम पहले से छपा होता है। वोट देने का तरीका यह होता है कि मतदाता के सामने दो विकल्प होते हैं। पहला, नाम को बिना काटे मतपत्र को डाल देना। इसका सीधा मतलब हाँ होता है, यानी समर्थन। दूसरा विकल्प होता है नाम को काटकर अलग बॉक्स में डालना। इसका मतलब नहीं होता है, यानी विरोध। लेकिन नहीं वोट देना व्यवहारिक रूप से बहुत दुर्लभ होता है, यानी चुनाव का परिणाम पहले से तकरीबन तय होता है। उत्तर कोरिया के चुनाव प्रणाली को समझने का सबसे सरल तरीका यह है कि यह चुनाव कम और राज्य के प्रति समर्थन की सार्वजनिक पुष्टि अधिक है। उत्तर कोरिया में चुनाव प्रचार वोट मांगने का अभियान नहीं है, यह राज्य के प्रति निष्ठा का आयोजन है। यहाँ उम्मीदवार प्रचार नहीं करते, पार्टी या राज्य प्रचार करता है। मीडिया एक तरफा होता है, जिसका काम जनता को संगठित करना होता है। भारत में नेता कहते हैं हमें वोट दें, हम यह करेंगे वह करेंगे। विपक्ष की आलोचना होती है। उत्तर कोरिया में राज्य कहता है कि आप वोट देकर हमारी एकता दिखाएं। यहाँ कोई विपक्ष नहीं है, इसलिए कोई बहस नहीं होती। उत्तर कोरिया में चुनाव के दौरान सरकारी पोस्टर दिखते हैं, जिन पर सिर्फ यह लिखा होता है कि सभी लोग मतदान करें, नेतृत्व के साथ एकजुट रहें। ये पोस्टर किसी उम्मीदवार के खिलाफ नहीं होते, उम्मीदवार के पक्ष में भी नहीं होते, बल्कि राज्य के समर्थन में होते हैं। सामूहिक मीटिंग्स होती हैं,
जिनमें मतदान को देशभक्ति बताया जाता है। टीवी, रेडियो, अखबार पूरी तरह राज्य नियंत्रित होते हैं। चुनाव के समय इन पर लगातार संदेश चलता है। संदेश यह होता है कि मतदान एक देशभक्ति का कर्तव्य है। फैक्ट्री, स्कूल, सरकारी दफ्तरों में बैठकें भी होती हैं, पर उन बैठकों में लोगों को केवल यह समझाया जाता है कि मतदान क्यों जरूरी है। सभाओं में अक्सर किम नेतृत्व और पार्टी की उपलब्धियों की चर्चा होती है। स्थानीय स्तर पर अधिकारी या पार्टी कार्यकर्ता लोगों को मतदान की तारीख केवल बताते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी लोग मतदान करें। उत्तर कोरिया में प्रचार का मुख्य संदेश होता है, यह चुनाव नहीं, राष्ट्र के प्रति आपकी निष्ठा का प्रमाण है। इसलिए मुद्दों पर बहस नहीं, सरकार की आलोचना नहीं, विकास के वादे नहीं, इन सब कारणों से ही इसे कैंपेन से ज्यादा मास मोबिलाइजेशन कैंपेन कहा जाता है। उत्तर कोरिया की संसद को सुप्रीम पीपुल्स असेंबली का नाम दिया गया है। यही देश की सर्वोच्च विधायी संस्था मानी जाती है। इसमें लगभग 687 सदस्य चुनकर आते हैं, जिन्हें डिप्ट्यूज कहते हैं। हर सदस्य एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे देश को 687 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। चुनाव आमतौर पर लगभग हर 5 वर्ष पर कराए जाते हैं, जबकि स्थानीय जनसभाओं के चुनाव इससे अधिक नियमित अंतराल पर होते रहे। ताजा राष्ट्रीय चुनाव 15 मार्च 2026 को संपन्न हुआ है, जिसमें 687 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधि चुने गए हैं। राज्य मीडिया के अनुसार मतदान बहुत ऊंचा रहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक यह बताते हैं कि यह संसद मूलतः सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की नीतियों को औपचारिक मंजूरी देने वाली संस्था की तरह ही काम करती है, न कि स्वतंत्र बहस और सत्ता प्रतिस्पर्धा वाले मंच की तरह। 2026 के चुनाव में किम जोंग उन खुद उम्मीदवार की सूची में कहीं नहीं थे। फिर भी अपेक्षा की जा रही है कि नई असेंबली उन्हें फिर शीर्ष पद पर चुने जाने की पुष्टि करेगी। इससे साफ है कि असली सवाल कौन जीतेगा नहीं, बल्कि व्यवस्था किसे औपचारिक रूप से फिर मंजूरी देगी, यह होता है। उत्तर कोरिया में स्थानीय स्तर पर भी चुनाव होते हैं, जिन्हें लोकल पीपल्स असेंबलीज यानी स्थानीय जनसभाएं कहते हैं। ये अलग अलग स्तर पर होती हैं, मसलन प्रांतीय, शहर और काउंटी। स्थानीय चुनाव की प्रक्रिया लगभग राष्ट्रीय चुनाव जैसी ही होती है। हर सीट पर केवल एक उम्मीदवार, जनता केवल हाँ या ना में वोट देती है। हालांकि 2023 के स्थानीय चुनाव में उत्तर कोरिया ने दशकों बाद पहली बार कुछ विरोधी वोट स्वीकार किए। अगस्त 2023 में चुनाव कानून संशोधन के बाद स्थानीय स्तर पर बहु उम्मीदवार व्यवस्था का सीमित प्रयोग किया गया, लेकिन विश्लेषकों ने इसे वास्तविक राजनीतिक उदारीकरण की बजाय व्यवस्था को अधिक सामान्य दिखाने का प्रयास माना। यानी कागज पर चुनाव है, पर सत्ता प्रतिस्पर्धा लगभग नहीं के बराबर है। राजधानी प्योंगयांग से लेकर छोटे शहरों तक यह देश एक ऐसी केंद्रीकृत व्यवस्था का उदाहरण है जहां राज्य, समाज और व्यक्ति के बीच की दूरी लगभग समाप्त कर दी गई है। यही कारण है कि उत्तर कोरिया को अक्सर दुनिया का सबसे नियंत्रित राष्ट्र कहा जाता है, जहां लोकतंत्र की प्रक्रिया तो मौजूद है, लेकिन उसकी आत्मा अलग रूप ले चुकी है। इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में किम जोंग उन एक ऐसे नेता है जो न केवल राजनीतिक सत्ता बल्कि सैन्य और वैचारिक नियंत्रण का भी केंद्र है। वे उस वंश की तीसरी पीढ़ी हैं जिसकी शुरुआत किम इल सुंग से हुई और जिसे किम जोंग इल ने आगे बढ़ाया। किम जोंग उन का जन्म 1983 या 1984 के आसपास माना जाता है। उनके जन्म की सटीक तिथि सार्वजनिक रूप से आज तक कहीं भी उपलब्ध नहीं है। उनकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्विट्जरलैंड में हुआ। कहा जाता है कि वहाँ उन्होंने छद्म नाम से पढ़ाई की। माना जाता है कि वहीं उन्होंने पश्चिमी जीवन शैली, खेल, विशेषकर बास्केटबॉल और तकनीकी दुनिया को करीब से देखा और इनके प्रति उनके मन में रुचि जागृत हो गई। किम जोंग उन ने एक तरफ आक्रामक सैन्य नीति अपनाई तो दूसरी तरफ कूटनीतिक पहल भी की। उदाहरण के रूप में 2018 में सिंगापुर में डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात को बताया जाता है। यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के किसी नेता से सीधे मुलाकात की। किम ने कुछ सीमित आर्थिक सुधार भी किए हैं, जिनमें छोटे स्तर पर बाजार गतिविधियों की अनुमति तथा चीन के साथ व्यापार पर निर्भरता शामिल है।
लेकिन अर्थव्यवस्था अभी भी कड़े सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों से पूरी तरह प्रभावित है। किम की छवि दो तरह की दिखती है, एक तरफ सख्त तानाशाह और सैन्य नेता, दूसरी तरफ आधुनिक छवि और पश्चिमी शैली का प्रभाव। उनके बारे में यह भी चर्चा होती है कि उन्हें लग्जरी चीजें बेहद पसंद है। किम जोंग उन पर मानवाधिकार उल्लंघन, राजनीतिक कैद तथा परिवार के अंदर भी सत्ता संघर्ष जैसे आरोप लगे हैं। उन पर अपने ही चाचा की हत्या का आरोप भी चस्पा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन्हें दुनिया के सबसे कठोरतम शासकों में गिनते हैं। किम जोंग उनको समझने के लिए तीन शब्द काफी हैं। पहला शब्द है वंश, दूसरा शब्द है सत्ता और तीसरा शब्द है सुरक्षा। किम जोंग उन सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक पूरी राजनीतिक संरचना का केंद्र है। वे चुनाव से नहीं, वंश से आए हैं। वे विपक्ष से नहीं, पूर्ण नियंत्रण से शासन करते हैं। वे वैश्विक राजनीति में एक चुनौती और एक पहेली दोनों हैं। किम जोंग उनके नेतृत्व में उत्तर कोरिया ने परमाणु शक्ति के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। वहीं अंदरूनी स्तर पर एक सख्त अनुशासित और नियंत्रित समाज को बनाए रखा है। उनकी राजनीति केवल शासन नहीं, बल्कि एक ऐसी संरचना का संचालन है जहां सत्ता, विचार और राष्ट्र तीनों एक ही केंद्र में सिमट जाते हैं। यही वह पृष्ठभूमि है जिसे समझे बिना उत्तर कोरिया की किसी भी चर्चा को पूरा नहीं माना जा सकता। किम जोंग उन ने अपने पिता किम जोंग इल की मृत्यु के बाद दिसंबर 2011 में उत्तर कोरिया की सर्वोच्च सत्ता संभाली। उन्हें दिसंबर 2011 में देश का सुप्रीम लीडर घोषित किया गया और अप्रैल 2012 में उनके पास कई औपचारिक दूसरे पद भी आ गए, जिनसे उनकी स्थिति संस्थागत रूप से बहुत मजबूत हुई। बाद में जून 2016 में संवैधानिक बदलाव के जरिए स्टेट अफेयर्स कमीशन बनाया गया। किम इसके भी प्रमुख बन बैठे, जिससे उनकी शक्ति और अधिक औपचारिक हो गई। इसलिए यदि नेतृत्व की शुरुआत 17 दिसंबर 2011 से गिनी जाए तो 18 मार्च 2026 तक वे लगभग 5205 दिनों तक उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता रहे हैं। यदि औपचारिक संस्थागत वैधता अप्रैल 2012 से गिनी जाए तो यह लगभग 5089 दिन बैठती है। यदि मौजूदा शीर्ष सरकारी ढांचे के प्रमुख के रूप में जून 2016 से गिने तो लगभग 3549 दिन होते हैं। किम इतने लंबे समय से सिर्फ चुनाव जीतकर नहीं, बल्कि वंशानुगत सत्ता, पार्टी नियंत्रण, सैन्य नियंत्रण और दमनकारी राजनीतिक ढांचे के संयुक्त आधार पर बने हुए हैं। उत्तर कोरिया में किम परिवार की सत्ता परंपरा पहले किम इल सुंग, फिर किम जोंग इल और उसके बाद किम जोंग उन तक आई है। कहा जाता है कि किम जोंग उन को पहले से उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा था। 2009 के आसपास उन्हें सामने लाया गया। 2010 में सैन्य रैंक मिली और 2011 के बाद उन्होंने तेजी से सत्ता समेकित की। इसलिए वहां चुनाव नेतृत्व बदलने का वास्तविक माध्यम नहीं है। असली शक्ति पार्टी सुरक्षा तंत्र, सेना और शीर्ष नेतृत्व की संस्थाओं में केंद्रित रहती है। सरल शब्दों में कहें तो उत्तर कोरिया में चुनाव सत्ता का स्रोत कम और सत्ता की सार्वजनिक पुष्टि का औजार अधिक है। उत्तर कोरिया को समझना है तो किम को समझना ही होगा। किम जोंग उन रहस्य, शक्ति और परमाणु राजनीति का अनोखा संगम है। वह दुनिया के उन बिरले उदाहरणों में से एक हैं जहां एक कम्युनिस्ट राज्य वास्तव में राजशाही जैसी संरचना में परिवर्तित हो चुका है। दुनिया के लिए उत्तर कोरिया एक रहस्य है, मिसाइलों, सैन्य परेड और कड़े बयानों का देश। लेकिन इस बाहरी छवि के पीछे एक पूरा समाज है जहां रोजमर्रा की जिंदगी भी चलती है। स्कूल, काम, परिवार, बाजार सब कुछ मौजूद है, पर कुछ अलग ढंग से मौजूद है। यह देश केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक नियंत्रित सामाजिक प्रयोग है जहां व्यक्ति से ज्यादा व्यवस्था महत्वपूर्ण हो उठती है। उत्तर कोरिया में आम नागरिक का जीवन सख्त अनुशासन के दायरे में चलता है। हर व्यक्ति को राज्य द्वारा निर्धारित काम करना होता है। नौकरी बदलने की स्वतंत्रता बहुत सीमित होती है। कोई भी आदमी एक शहर से दूसरे शहर की अगर यात्रा करता है तो उसे अनुमति लेनी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन अधिक कठिन माना जाता है, जबकि राजधानी प्योंगयांग में रहने वालों को अपेक्षाकृत बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यानी देश के अंदर भी एक तरह का अदृश्य वर्ग विभाजन मौजूद है। उत्तर कोरिया में शिक्षा केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं, बल्कि विचारधारा, आइडियोलॉजी निर्माण का साधन भी है। स्कूलों में किम इल सुंग, किम जोंग इल
और किम जोंग उन के जीवन और विचारों को विशेष रूप से पढ़ाया जाता है। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि नेता राष्ट्र के रक्षक और मार्गदर्शक है। उत्तर कोरिया में मीडिया पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में है। टीवी चैनल सीमित और सरकारी है। इंटरनेट आम जनता के लिए लगभग बंद है। बाहरी समाचारों तक पहुंच बेहद सीमित है। यहाँ मीडिया का काम केवल यह है कि वो सरकार की उपलब्धियों को दिखाए और सरकार की सकारात्मक छवि बनाए। आलोचना या विरोध के लिए यहाँ कोई जगह नहीं होती है। उत्तर कोरिया में व्यक्ति से ज़्यादा समूह को महत्व दिया जाता है। मास गेम्स में हजारों लोग एक साथ परफॉर्म करते हैं, अनुशासन और एकता का प्रदर्शन करते हैं। राष्ट्रीय आयोजनों के नाम पर परेड, सामूहिक नृत्य और बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामूहिक पहचान और राज्य शक्ति का प्रदर्शन है। उत्तर कोरिया की सबसे खास विशेषता है उसका सर्वव्यापी निगरानी तंत्र। पड़ोस स्तर पर निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग और राजनीतिक निष्ठा का लगातार मूल्यांकन। लोग अक्सर खुद ही सावधान रहते हैं कि वे कुछ ऐसा न कर बैठें कि राज्य के खिलाफ माना जाए। उत्तर कोरिया में पारंपरिक धार्मिक गतिविधियां सीमित हैं। राज्य और नेतृत्व ही एक तरह की आधुनिक आस्था बन चुके हैं। नेताओं की तस्वीरें घरों में होती हैं, सार्वजनिक स्थलों पर मूर्तियां लगती हैं और इनके प्रति श्रद्धा का प्रकटीकरण अनिवार्य होता है। उत्तर कोरिया को केवल बंद देश कह देना आसान है, लेकिन यह अधूरा है। यह एक ऐसा समाज है जहां जीवन चलता है पर सीमाओं में, लोग जीते हैं पर नियंत्रण में, संस्कृति है पर राज्य के ढांचे में। सरल शब्दों में उत्तर कोरिया एक देश नहीं बल्कि एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना है जहां हर गतिविधि, हर विचार और हर व्यक्ति एक बड़े नियंत्रण तंत्र का हिस्सा होता है। उत्तर कोरिया हमें सिखाता है कि लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं बनता। विकल्प, स्वतंत्रता और सवाल पूछने का अधिकार ही असली लोकतंत्र है। खबरों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक नेटवर्क के साथ। इस बार इतना ही। नमस्कार।